नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं नगेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ का एक्ट 1 का सीन 4 को। आई होप आपको अब तक का बिल्कुल मटेरियल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस करने की मैंने कोशिश की है और कलरफुल इफेक्ट के साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को वहीं मार्क करते हुए, उनके अर्थों को वहीं पर, उनके मीनिंग्स को वहीं पर कन्वे करते हुए आपको अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सीन 4 की। फ्लरिश, जो स्टेज पर तुरही बज जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो बजने लग जाता है और किंग डंकन को एंट्री होती है। उनके साथ साथ वो राजा कभी भी अकेला नहीं चलता है दोस्तों। डंकन आएंगे तो उसके साथ लेनॉक्स आ गया, मैल्कम आ गया, डोनाल्ड बेन आ गया और उनके कुछ अटेंडेंट्स भी आ गए और यानी कुछ अनुचर भी आ गए, कुछ एक्स्ट्रा सिपह सालार वगैरह भी उनके साथ चलते हैं। डंकन डंकन पूछता है, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन काउडर? क्या जो मैंने काउडर को मारने का आदेश दिया था वो पूरा हो गया क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी बुक्स में अलग पैटर्न से लिखा हुआ होगा और मैंने कुछ अलग पैटर्न से लिखा है। मैंने सिंगल, देखिए इतनी लंबी लाइन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखा गया है कि ताकि उन तोड़ मरोड़ के जो शेक्सपियर ने जो चीजें लिखी हैं उनको एक लाइन में ले आए, ताकि मीनिंग को कन्वे करना, उसको डिलीवर करना बहुत इजी रह जाए। तो ये नहीं सोचना है कि इन्होंने किस तरह से टाइप किया है और किताब में तो ये लाइन यहाँ से चालू हो रही है, वो लाइन वहां से चालू हो रही है। सारा कुछ सही है, किताब में जो लिखा हुआ है वही सही है और ये उतना ही सही है कि भाई हमने मीनिंग को इजी करने के लिए उस चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो चलिए, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन काउडर? क्या जो मैंने काउडर को मारने का आदेश दिया था वो पूरा हो गया क्या? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न? कि भाई जिनको वो कमीशन किया गया था ना, वो अभी तक लौटे कि नहीं लौटे इस काम के लिए जिसको मैंने भेजा था? मैल्कम, माय लीज माय लॉर्ड, हे मेरे मालिक, हे राजन, दे आर नॉट येट कम बैक, अब तक वो नहीं आए हैं। बट आई हैव स्पोक विद वन दैट सा हिम डाई, लेकिन मेरी एक आदमी से बात हुई है। वो वन कौन है? वो एक आदमी जिसने उसको मरते हुए देखा था। किसको मरते हुए देखा था? ट्रेन ऑफ काउडर को, यानी मैकडोनल्ड को। हु डिड रिपोर्ट दैट वेरी फ्रेंकली ही, हु डिड रिपोर्ट दैट, जिसने रिपोर्ट दी थी मुझे, जिसने मुझे बताया था वेरी फ्रेंकली, बहुत अच्छे तरीके से, कि ही कन्फेस्ड हिज ट्रेजन्स, कि जो ही कौन है? मैकडोनल्ड, कि मैकडोनल्ड ने अपना जो देशद्रोह का जो आरोप है उसको स्वीकार कर लिया था। तो मेरे एक दोस्त ने या फिर मेरे एक जानकार ने मुझे बताई थी ये बात, मेलकॉम बता रहा है। देखिए दोस्तों इस बात को, इम्प्लोड, उसने रिक्वेस्ट की थी आपसे मरने से पहले। किसने? उस ट्रेन ऑफ काउडर ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, योर हाइनेस पार्डन, कि मुझे क्षमा करना राजन, एंड सेट फॉर द डीप रिपेंटेंस, और उसने अपने आप को बहुत पश्चाताप, उसने गहरा, अपने दिल से बहुत ही गहरा पश्चाताप आपको प्रदर्शित किया है। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, कि भाई उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छोड़कर वो खुश हो। मतलब उसकी जो जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इंसान के जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी जान, और उसने वो भी खो दी। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब अंतिम समय में कम से कम उसको अपने कर्मों का एहसास तो हुआ कि उसने अपने राजा को धोखा दिया, शत्रुओं का साथ दिया। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। ही डाइड एज वन, वो ऐसे आदमी की तरह मरा, वो इस तरह मरा, दैट हैड बीन स्टडीड इन डेथ, जैसे कि वास्तव में उसने पहले से ही किसको स्टडी कर रखा हो? डेथ को, यानी मृत्यु के बारे में वो पहले ही जानता हो। वो इस तरह से मरा था, यानी उसको मरने का कोई गम नहीं था, क्योंकि उसको एक चीज महसूस हो गई थी अंतिम समय में कि मैंने जो किया वो गलत किया। किसकी बात कर रहे हैं ये? उस देशद्रोही की जिसका नाम है मैकडोनल्ड। टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग, यानी यानी उसने अपनी डियरेस्ट थिंग, क्या होती है किसी भी आदमी की सबसे प्यारी चीज? वो होती है उसकी जान, उसका जीवन, उसकी लाइफ। तो उसने अपने जीवन को इस तरह से छोड़ दिया। ये थिंग क्या है दोस्तों? ये थिंग है उसकी लाइफ। उसने अपनी लाइफ को इस तरह से छोड़ दिया। ही ओड, जिसको वो धारण करता था, यानी जो जान उसमें बसती थी, एज इट वर ए केयरलेस ट्रिफिल, जैसे जैसे कि ये कोई ट्रिवियल यानी तुच्छ चीज हो, यानी जान अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अब तो बस उसको अपना देश ही सबसे प्यारा लगता है। तो डंकन बोलता है दैट देयर इज नो आर्ट टू फाइंड, अब देखिए, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसी कला नहीं है जिससे
व्यक्ति के मन में जो छुपे हुए भाव हैं और उसके चेहरे को देखकर पता लग जाए। समझ रहे हैं आप कि भाई किसी के चेहरे पर देख के पता नहीं लग सकता कि वास्तव में वो सही है कि नहीं है, ये तो वो आदमी खुद ही जानता है। ही वॉज ए जेंटलमैन, वो इंसान एक जेंटलमैन था। ऑन whom आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिस पर मैंने क्या किया था, पूरी तरह से ट्रस्ट किया था, एब्सोल्यूट ट्रस्ट किया था, वो इंसान है जेंटलमैन। तो अब देखिए डोनाल्ड बेन पर भी उसने, मैकडोनाल्ड पर भी उसने अंधविश्वास किया था, उसने ऐसी तैसी करा दी उसकी। अब मैकबेथ पे भी वो बहुत अंधविश्वास कर रहा है, और वो भी देखो वो तो फिर ऐसी तैसी नहीं कराएगा, वो तो पूरा खेल ही कर जाएगा, राजा का सिंहासन ही पलट देगा। तब जब इस बात को कह रहा है डंकन, तभी एंटर करते हैं मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस। अब देखिए सवाल बनेगा कि पहली बार मैकबेथ और किंग डंकन की मुलाकात किस सीन में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा एक्ट 1 सीन 4 में उनकी पहली बार मुलाकात दिखाई गई है। जैसे ही एंटर करता है मैकबेथ, तो किंग डंकन कहता है, ओ वर्दी स्टेन, अरे मेरे लायक मेरे चचेरे भाई, द सिन ऑफ माय इंट्री द सिन ऑफ माय इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वाज हैवी ऑन मी, कि भैया मेरा जो पाप है, कौन सा पाप है, मेरी कृतज्ञता का पाप है, अब क्या है, इवन नाउ वाज हैवी ऑन मी, मुझ पर बोझ बना रहा है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे आप, समझेंगे। देखिए कि भाई वो कहना चाह रहा है कि यार मैकबेथ तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उतना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया है, तो मेरा ये पाप है क्या कि मैंने तुम्हारे लिए उतना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया है, मैंने तुम्हारे प्रति इनग्रेटिट्यूड दिखाया है, मतलब कृतज्ञता दिखाई है, और इसीलिए मेरे ऊपर ये क्या बनना जा रहा है, हैवी, यानी मेरे ऊपर ये चीज बोझ लग रही है। तो कुल मिलाकर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं किया जितना तुमने मेरे लिए किया है, ये कह रहा है किंग डंकन मैकबेथ से। दाउ आर्ट सो फार बिफोर, कि भाई तुम पहले ही इतना आगे हो, दाउ मतलब यू, आर्ट मतलब आर के एक वर्ड से ही, तुम पहले से ही इतना आगे हो, दैट स्विफ्टेस्ट विंग ऑफ रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, इज स्लो टू ओवरटेक दी। अब देखिए कुछ इस तरह की लाइनों में बाद में कंफ्यूजन होता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर लिख लीजिए कि तुम भाई इतना आगे हो कि बदला लेने का जो सबसे तेज पंख है ना, वो भी तुमने धीमे, मतलब पकड़ने में धीमा है, मतलब कि तुमसे ज्यादा तेज कुछ है ही नहीं है, मतलब वो भी धीमा पड़ेगा तुम्हारे अंदर। तो तुम तो इतनी खतरनाक तरीके से बदला लेकर आए हो, तलवारें उड़ाई हैं तुमने, तुम्हारी तलवार को रक्त रंजित कर दिया, उसका सिर नाभि से लेकर जॉज, यानी उसको नाभि से लेकर उसका जबड़ा तक काट दिया, तुमने तो इतना शानदार काम किया है। तो तुमने बदला लेने का जो पंख है वो तुमने उसको भी धीमा कर दिया भाई, तुम तो वास्तव में मैकबेथ, तुम्हारी जय हो मेरे वर्दिएस्ट कजिन, वुड दाउ हैज लेस डिजर्व। अब देखो क्या कह रहा है, काश, वुड इमेजिनिंग, मतलब वो बोलते ना इमेजिन वाला कंडीशन, वुड दाउ, काश तुम होते, हैड लेस डिजर्व, थोड़ा कम योग्य होते, लेकिन तुम तो क्या हो, बहुत ज्यादा योग्य हो। हाँ ये तो आप भी जानते हैं कितना योग्य है मैकबेथ, वास्तव में योग्य तो है, कि काश तुम थोड़ा कम योग्य होते मैकबेथ, दैट द पोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट माइट हैव बीन माइन, तब मैं तुम्हारा जो प्रपोर्शन है ना, जो अनुपात है, क्या करने का, तुम्हें थैंक्स करने का और तुम्हें धन्यवाद करने का, माइट हैव बीन माइन, वास्तव में जो किसको करना है, मुझे करना है तुम्हारे प्रति, उसका प्रपोर्शन बिल्कुल सही बना देता। कैसे? अगर तुम थोड़ा कम योग्य होते, लेकिन तुम इतना ज्यादा योग्य हो कि मैं उसका अनुपात भी ढंग से नहीं बनाऊंगा, नहीं बना पा रहा हूँ तुम्हारे सामने। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, मेरे पास केवल इतना ही बचा है कहने के लिए, मोर इट इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, कि भाई बहुत ज्यादा ड्यू है, जितना कोई आदमी पे कर सकता है ना, उससे भी ज्यादा ड्यू निकलेगा, मतलब कि मैं कितना भी पे कर लूं तुम्हारे तुमको इन सब चीजों के लिए, लेकिन तब भी तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा ही रहेगा। मैकबेथ बोलता है, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ, वो सेवा, वो लॉयल्टी जो मैं धारण करता हूँ अपने अंदर, यानी मेरी सेवा और मेरी लॉयल्टी जो है, इन डूइंग इट पेज इटसेल्फ, वो खुद ही मुझे पे कर देती है। तो महाराज, तो आपको ध्यान देना की बात क्या है कि डंकन कहता है कि भाई मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं कर सकता, तुम्हारा इतना ज्यादा वर्दी कजिन हो, तुम इतने ज्यादा वर्दी हो, तो मैकबेथ के अनुसार कौन सी चीज उसको रीपे करती है, यानी ऑटोमेटिक पे कर देती है। तो आपको अगर क्वेश्चन बनेगा या मैकबेथ के अनुसार उसके लिए कौन सी चीज फलदायी है, कौन सी ऑटोमेटिक पे कर देती है, तो ये देखो दो शब्द बनेंगे, एक तो सर्विस बोल्ड कर रहा हूं मैं, और एक लॉयल्टी, यानी सर्विस और लॉयल्टी अपने आप उसको पे कर देती है। योर हाइनेस
पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटीज, कि भाई हे राजन, आपकी सेवा करना, आपके सेवा में पार्ट लेना, ये क्या है मेरी, ये तो मेरा कर्तव्य है। एंड आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन, हमारी ड्यूटीज किसके प्रति हैं, आपके सिंहासन के प्रति हैं। भाई हम आपके आखिर प्रजा हैं, हमारी जिम्मेदारी तो आपके प्रति है। एंड स्टेट चिल्ड्रन, और देखो सुनो, चिल्ड्रन के लिए है यहाँ पर, किन के चिल्ड्रनों के लिए, स्टेट के चिल्ड्रनों के लिए। नौकरों के प्रति भी हमारी ड्यूटी है। भाई हम सिपह सालार हैं, हम आखिर सैनिक हैं, हमारी ड्यूटी तो राज्य के हर इंसान के लिए है। तो आपकी नौकरी में आपके लिए हमारी ये भागीदारी निभाना, ये हमारा कर्तव्य है, आपके सिंहासन के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, यानी आपके राज्य के बच्चों के प्रति, आपके नौकरों के प्रति। which do that what they should by doing everything safe toward your love and honor, जो आपके प्रेम और सम्मान के प्रति सुरक्षित रहते हुए भी वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। देखिए पूरा मीनिंग यहाँ पर कन्वे किया हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए। हे राजन, हमारे कर्तव्य हैं कि आपके सिंहासन और राज्य के बच्चों और सेवकों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जो आपके प्रेम, जो आपके सम्मान के प्रति सुरक्षित रहते हुए वही करते हैं। दिख रहा है ना, what they should by doing everything safe towards, भाई वही चीज करते हैं वो जो उनको करना चाहिए, किसके खातिर, आपके प्रेम के खातिर, आपके सम्मान के खातिर। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत शब्दों को बारीकी से मैंने समझाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो इनको एक बार मीनिंग को ऐसे कि ऐसे अपनी बुक में लिख लीजिए, ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। डंकन बोलता है वेलकम हेयर। अब ये हिदर क्या होता है दोस्तों, हेयर आर्केक वर्ड से, तो आर्केक वर्ड है तो देखो इसका मतलब क्या निकलेगा, हेयर। तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। आई हैव बिगन टू प्लांट दी का मतलब यू, एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। तो देखिए मैंने इस आई को यहाँ पर बोल्ड कर रखा है। अभी आई को बोल्ड क्यों कर रखा है, जरा ध्यान से देखिए। एक ही प्रोनाउन लगाकर दो सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है, और इसको कैसे यूज करते हैं देखो जरा। भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो आपने पढ़े होंगे अच्छे से, तो वो उसी का पैटर्न है कि आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड को बोलो एक बार, इस आई को फिर दोबारा उठाओ आई विल लेबर के साथ, आई विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। तो कुल मिलाकर ये आई का मतलब दो सेंटेंस के साथ निकलेगा, इसलिए मैंने आई को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि समझ में आए कि भाई आई हैव बिगन टू प्लांट दी, कि भाई मैंने तुम्हें रोपना शुरू किया है। रोपना शुरू किया मतलब मैंने तुम्हें एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए कोशिश की है। एंड विल लेबर, और मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग, कि मैं तुम्हें पूर्ण विकसित बना सकूं। यानी मैंने ही तुम्हें सैनिक बनाया है, और मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं तुम्हें पूर्ण विकसित सैनिक बना सकूं। नोबल बैंको एंड दैट हैज नो लेस डिजर्व, ये भी कोई नॉर मस्ट बी नोन, कि भाई दैट हैज नो लेस डिजर्व, कि भाई ये जो नोबल बैंको है ना, ये भी कोई कम योग्य नहीं है, ये भी कोई कम योग्य थोड़ी है, इसने भी तो बराबर से तलवार चलाई है तुम्हारे साथ युद्ध में। नॉर मस्ट बी नोन, ये कोई अज्ञानी भी नहीं है, सब कुछ जानता है। नो लेस टू हैव डन सो, ऐसा करना कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। नो लेस टू हैव वन डन सो, ऐसा कोई करना कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। लेट मी एनफोल्ड यू, लेट मी हग यू, मुझे अपने गले लगने दो। एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, और आ जाओ मैं तुम्हें अपने हृदय में बसा लूं। इस पर बैंक को कहता है देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन, मतलब वो स्थान जहां मैं पला बड़ा हूं, नीचे लिखा भी हुआ है देखिए, वो स्थान जो आपने मुझे दिया है ना, वो स्थान जो आपने मुझे दिया है, अगर उस स्थान पर मैं तरक्की भी करता हूं तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा महाराज। देखो देयर वो स्थान, इफ आई ग्रो जहां पर मैं पला बड़ा हूं, जो आपने स्थान मुझे दिया है, द हार्वेस्ट तो जो भी खेती, जो भी फसल प्राप्त होगी वो भी आप ही की होगी महाराज, क्योंकि सब कुछ आप ही ने मुझे दिया है। डंकन बोलता है द माई प्लेंटियस जॉयज वांट्स इन फुलनेस, मेरे जो प्यारे, कि भाई मेरी जो प्यारी हैं, जो भरपूर, प्लेंटियस का मतलब क्या होता है, भरपूर, मेरी जो भरपूर खुशियां हैं, मेरी जो भरपूर खुशियां हैं, प्लेंटियस जॉयज लिख भी रहा है देखो यहाँ पर। वांटन यानी वांट्स, चाहती हैं, क्या चाहती हैं, इन फुलनेस पूर्णता में, बिल्कुल पूर्णता में बेकाबू होकर काम करना चाहती है मेरी जो भरपूर खुशियां हैं। सीक टू हाइड, सीक का मतलब क्या होता है, तलाश करना, खुद को ही, टू हाइड, और क्या करना चाहती हैं, छुपाना चाहती हैं, देमसेल्फ खुद को ही, इन ड्रॉप्स ऑफ सोरो, किसमें, दुख की बूंदों में। इसका मतलब मेरी जो भरपूर खुशियां है ना,
वो पूर्णतः बेकाबू होकर खुद को ही दुख की बूंदों में छुपाना चाहती है। मतलब चाहे मेरे को कितना भी दुख हो महाराज, आप हमारे राजा हैं, मैं आपको अपना दुख बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं किसी भी स्थिति में आपके सामने अपने दुखों को प्रकट नहीं करूंगा। तो वो बोलते हैं सन्स, किन्समैन, थिंग्स, और जितने भी सारे लोग हैं सब सुनो भाई मेरी बात को, एंड यू ओ हु प्लेसेस आर द नियरेस्ट, कि जो भी आसपास के जो लोग हैं, सबसे निकट जो लोग हैं जिनका स्थान मेरे यहाँ सबसे निकट है, नो, जान लो इस बात को, वी विल एस्टैब्लिश आवर एस्टेट अपॉन द आवर एल्डेस्ट सन मैलकॉम, कि भाई हम हमारी संपत्ति जो है ना हमारे सबसे बड़े मैलकॉम के बेटे मैलकॉम के नाम स्थापित मतलब हस्तांतरित करेंगे, यानी हम हमारी संपत्ति सबसे बड़े बेटे को देंगे, यानी अब उसको राजा बनाएंगे। whom we name hereafter, जिसको आज के बाद किस नाम से जाना जाएगा, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। तो ये सवाल बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो मैलकॉम को या डोनाल्डन को, दोनों में से ध्यान देने की बात है, दोनों बच्चे हैं, तो मैलकॉम को जाना जाता है, बड़ा कौन है, मैलकॉम। विच ऑनर मस्ट नॉट बी अनअकम्पेन्ड इन्वेस्ट हिम ओनली, जो सम्मान केवल उसे ही मिलना चाहिए, भाई आखिर कितना जो सम्मान केवल उसे ही नहीं मिलना चाहिए, भाई सम्मान कोई युद्ध जीतने में कोई मैलकॉम ने अकेले ने हाथ लगाया है क्या, सबने मिलकर काम किया है। तो विच ऑनर मस्ट नॉट बी अकम्पेन्ड इन्वेस्ट हिम ओनली, ये ऑनर केवल इसके लिए नहीं है, बट साइंस ऑफ नोबलनेस, ये उसकी महानता के लिए है, लाइक स्टार्स, सितारों की तरह उसने जैसे काम किया है, शैल शाइन ऑन द डिजर्वर्स, और सभी योग्य व्यक्तियों पर ये सारे नोबल्स अप्लाई होते हैं, लिख रहे हैं ना, ऑल डिजर्वर्स, कि जितने भी लोग हैं ना जो डिजर्व करते हैं इन सब चीजों को, उन सब के लिए भी ये अच्छे अच्छे नोबल वो टाइटल्स यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रॉम हैंड्स टू इनवर्नेस, और अब यहाँ से हम कहाँ की तरफ जाएंगे दोस्तों, इनवर्नेस की तरफ। तो आपसे यही सवाल बन सकता है, बनने को तो देखो कुछ भी बन सकता है, दुनिया में कोई सीमा नहीं है कुछ भी बनने की, लेकिन सवाल अगर मोटे मोटे देखे जाएं तो कम से कम ये तो बनेगा, एक तो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड का, एक ये कि राजा डंकन किस एक्ट में इनवर्नेस जाने के लिए डिसाइड करता है, तो वही एक्ट फर्स्ट सीन 4 में डिसाइड करता है, एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, अब वो बोल रहा है ना, इसका देखिए यहाँ से, एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, और आओ हम मैकबेथ के लिए इनवर्नेस में चलते हैं और अपने रिश्ते को और भी ज्यादा क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड का मतलब बांध देते हैं, उसको मजबूत कर लेते हैं हमारे रिश्तों को और ज्यादा, किससे, मैकबेथ से। मैकबेथ, द रेस्ट इज लेबर, अब देखिए द रेस्ट इज लेबर, अब ये देखो कि रेस्ट जो आराम है वही परिश्रम है, अब जो आराम है परिश्रम होगा तो फिर आराम कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। अब ये ऑक्सीमोरन हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गए यहाँ पर, तो पूछ सकता है कि भाई द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर, एक तो किसने कहा, इसको तो नहीं पूछेगा क्योंकि कोई खास सेंटेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ऑक्सीमोरन का, हालांकि बहुत जगह ऑक्सीमोरन आते हैं मैकबेथ में, सब जगह देखो बताए भी नहीं जाते हैं, बहुत सारी जगह दिमाग से निकल भी जाते हैं, खास खास जगह बताए जाते हैं, ऐसे अगर हर लाइन में बताने लगे तो हर लाइन में फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे, वर्क कभी पूरा ही नहीं होगा, पूरा ड्रामा चलता ही रहेगा 50-60 क्लासों तक अगर हर चीज पे डिस्कस करने लगे। तो देखिए ये कह रहा है कि द रेस्ट इज लेबर, की जो आराम है, आराम है वही क्या है, परिश्रम है, तो आराम परिश्रम कैसे हो सकता है, नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गए, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑक्सीमोरन। पूछा जा सकता है सेंटेंस को देखकर कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पन है, सिमिली है, मेटाफर है, या फिर ऑक्सीमोरन है, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीमोरन है कि जो परिश्रम है वो कभी भी आराम नहीं दे सकता और आराम को ही परिश्रम नहीं करने देगा, तो ऑक्सीमोरन हो गया। विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए नहीं बना है भाई। आई विल बी माई सेल्फ द हार्विंजर, यानी हार्विंजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैसेंजर, संदेश वाहक, एंड मेक जॉयफुल, आनंद प्रदान करूंगा तुमको। भाई यहाँ कह ये रहा है मैकबेथ कि भाई आई विल बी माई सेल्फ, कि मैं खुद बनूंगा, क्या बनूंगा दोस्तों, मैकबेथ खुद क्या बनने की बात कर रहा है, हार्बिंजर बनने की बात कर रहा है, यानी मैसेंजर बनने की बात कर रहा है, एंड मेक जॉयफुल, खुशी प्रदान करूंगा, द हियरिंग ऑफ माई वाइफ, किसको, मेरी वाइफ को ये खबर सुनाकर, कौन सी खबर दोस्तों, कि मैं बन गया हूँ थेन ऑफ काउडर, अब मैं थेन ऑफ ग्लेमिस नहीं रहा, मैं थेन ऑफ काउडर बन गया हूँ, एक पद ऊपर चला गया हूँ, विद योर अप्रोच, है ना, आपकी इजाजत के साथ मैं उसको एक सूचना दूंगा। सो हम्बली टेक माई लीव, इसलिए विनम्रता पूर्वक मुझे विदा दो महाराज। आपको समझ में आई ये बात, क्या यहाँ से यहाँ तक की क्या कहा है,
ये जो लेबर है ना, जो आराम है वही तो लेबर है ना। और ये इस तरह से इसका उपयोग किया नहीं जा सकता, यूज नहीं की जा सकती। और मैं खुद, आई विल बी माई सेल्फ, खुद मैसेंजर बनूंगा इस आनंददायी खबर को अपनी पत्नी को पहुंचाने के लिए, है ना। और अब मुझे आप विदा दीजिए महाराज। यानी कुल मिलाकर मैकबेथ जो है किंग डंकन से पहले जाने की बात कर रहा है अपने घर पर, कि भाई जब किंग डंकन मेहमान के रूप में उसके घर में आएंगे तो कम से कम वो पहले ही वहां पर मौजूद रहे सारी व्यवस्थाओं को संभालने में। डंकन, माय वर्दी काउडर, मेरे योग्य काउडर, बहुत अब वो ग्लेमिश नहीं कर रहा है, वो अब काउडर ही कह रहा है उसको, ठीक है ना। तो मैकबेथ असाइड, ऐसा साइड हो जाता है। असाइड का मतलब बिल्कुल साइड होकर। अब देखो थोड़ा थोड़ा सोचेगा वो अकेला अकेला चीजों को, कि भाई अब ये सोलोलॉजी आ जाएगी। अब सोलोलॉजी मतलब अकेला सेंटेंस बोलेगा और स्टेज पर कोई नहीं रहेगा, बस मतलब स्टेज पर रहेगा तो मैकबेथ अलग से साइड में खड़ा हो जाएगा और बोलता रहेगा। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, इस अपने बेटे को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाया है इसने, किंग डंकन ने। दैट इज ए स्टेप, ये एक तरह का आगे का कदम है। ऑन विच, जिस पर आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलैप, कि भाई अगर मुझे राजा बनना है ना तो या तो मुझे इस किंग डंकन के बेटे मेलकम को या तो फॉल डाउन, गिराना पड़ेगा, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा, या फिर इसको मारकर सिंहासन पर चढ़ना होगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, कि भाई अब वो सोच रहा है कि इसको अपने बेटे को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाया, मुझे बनाना चाहिए था, मैंने किया असली काम तो। और या तो मुझे इसको गिराना पड़ेगा राजा बनने के लिए, या ओवरलैप करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए अभी तो मिला भी नहीं है वो किससे, अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ से। लेकिन अधिकांश तो लोग समझते हैं कि लेडी मैकबेथ ने ही उसके कान भरे थे और फिर उसको दोषी भी ठहराते हैं। लेकिन मैकबेथ की तो खुद की इच्छा देखो यहाँ पर है पहले से ही राजा बनने की। फॉर इन माई वे इट लाइज, है ना, ये मेरे रास्ते में आ रहा है। कौन, ये कौन आ रहा है, ये लाइज कौन है, कौन रहेगा, वो रहेगा मैकडोन, वो हाँ हाँ मैलकम, मैलकम मेरे राजा बनने के रास्ते में आ रहा है। स्टार्स हाइड योर फायर्स, कि सितारों हाइड कर लो अपनी आगो आग को। मतलब अब सब काम करना चाहता है लेकिन बिल्कुल गुप्त तरीके से करना चाहता है मैकबेथ। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर, कि भाई मेरी जो काली इच्छाएं हैं, मेरी जो गहरी इच्छाएं हैं ना, उनको लाइट में मत आने दो, उनको दिखने मत दो, लोगों के सामने एक्सप्रेस मत होने दो। द आई विंग, जो आंखें हैं ना वो क्या होती हैं, झपकती हैं। तो बोल रहा है कि शट डाउन योर आईज। अब किससे बोल रहा है ये, उन काली शक्तियों से बोल रहा है कि भाई द आई विंग शट डाउन योर सेल्फ, मतलब अपनी आंखें बंद कर लो, काली शक्तियों से बोल रहा है। एट द हैंड yet let that be which the eye fears, which when it is done to see, कि भाई आंखें भले ही बंद कर लो लेकिन let that be, फिर भी इस काम को तो होने दो। किस काम को, इनको मारने वाले काम को। which the eyes fear, जिस चीज को आंखें देखने से डरती हैं। when it is done, भाई काम तो इसको जब भी होना ही पड़ेगा, to see, देखने के लिए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए काम तो करना ही पड़ेगा। काली शक्तियों को देखो बोल रहा है ये भी। तो डंकन बोलता है दोस्तों, ट्रू वर्दी बैंको, अरे मेरे लायक, मेरे योग्य बैंको, ही इज फुल ऑफ वैलियंट, वो बिल्कुल वैलियंट है, बहादुरी से भरा हुआ है मैकबेथ है जो। ये किसके लिए, मैकबेथ के लिए। बैंको से बोल रहा है कि मैकबेथ तो बहादुरी से भरा हुआ है। एंड इन हिज कमेंडेशन, और अगर मैं उसकी कमेंडेशन करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ तो मेरे लिए क्या मिल जाता है, एक तरह से खाना मिल जाता है। तो उसकी प्रशंसा अगर मैं करूँ तो मेरा पेट भर जाता है, मतलब उसकी प्रशंसा से मुझे क्या मिलती है, फेड मिलती है, यानी फीड मिलती है, मतलब खाना मिलता है, यानी उसकी प्रशंसा से मुझे खुशी मिलती है, मुझे जॉय मिलता है, गिली होता है मुझे। इट इज अ बैंक्वेट टू मी, ये एक तरह से मेरे लिए बैंक्वेट है, दावत है मेरे लिए। लेट्स आफ्टर हिम, चलो एक काम करो, वो तो निकल गया है, अब उसके पीछे चलते हैं हम भी, उसी के घर जा रहे हैं। Whose care is gone before to bid us welcome, जिसकी भाई जिसकी चिंता ने उसको पहले यहाँ से ले गया, उसकी चिंता के कारण वो पहले यहाँ से चला गया, कि भाई ताकि वो हमारा क्या करेगा, वेलकम करेगा। बिड का मतलब जानते हैं ना, स्पीक, बोलना, ताकि वो हमारा बोलकर स्वागत करेगा उसके घर पर। इट इज अ पियरलेस किंग्समैन, यानी ये एक ऐसा किंग्समैन है जो पियरलेस है, यानी मैचलेस है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है। ये कैसा किंग्समैन है, अब आपसे पूछेगा। पियरलेस किंग्समैन, पियरलेस किंग्समैन किसके लिए आया है दोस्तों, पियरलेस किंग्समैन आया था मैकबेथ के लिए। फ्लरिश, और वही तुरई बच जाती है और वो इस तरह से एग्जिट कर जाते हैं वहां से। तो दोस्तों ये था आपका एक्ट 1 का सीन 4, और यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए
आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। बस एक ही चीज ध्यान कीजिए, आमतौर पर विद्यार्थी करते क्या है कि एक बार जब क्लास देखना चालू कर देते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ हाँ सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, हम कर लेंगे। वो नहीं करते हैं रिवीजन। जब उनका कमजोर रह जाता है रिवीजन, तो बाद में फिर उस वीडियो को 80 बार देख लो तो भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम बचाना है तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को आपको कोई 50 बार देखने की जरूरत पड़े। मैं चाहता हूँ एक ही बार में काम हो जाए और इतना अच्छे से हो जाए, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आप उस वीडियो को देखें, रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि मना कर रहा हूँ देखने के लिए, खूब देखो, यूट्यूब है आपके पास, खूब फैसिलिटी है, लेकिन कम से कम उसको रिवीजन जरूर करें पढ़ने के बाद, तो आपको दोबारा शायद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको शायद बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। कल हम मिलते हैं इस नए अगले सीन के साथ।